अवैध तरीके से अकूत संपत्ति बनाने वालों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। झांसी, लखनऊ, नोएडा और कानपुर समेत कई जगहों पर पिछले 2 से 3 दिनों के भीतर छापेमारी हुई। तो आयकर की टीम ने ये छापेमारी की है। कई बड़े लोगों के घर से लेकर दफ्तर तक छापेमारी हुई है। झांसी में सपा के पूर्व विधायक रहे दीप नारायण यादव पर आईटी विभाग लगातार शिकंजा कस रहा है। वहीं पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर यादव के घर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। झांसी के अलावा कानपुर में राकेश यादव नाम के शख्स के घर पर भी छापेमारी की गई, जिसके तहत झांसी रेड से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। कन्नौज में इत्र कारोबारी के घर जीएसटी की रेड डली। तो इनकम टैक्स की रेड की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको बताते हैं कहां कहां कितने ठिकानों पर और किन किन के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। झांसी में कल यानी बुधवार की सुबह तड़के आयकर विभाग की टीम ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर सिंह यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इतना ही नहीं, कई बड़े व्यापारी और कारोबारियों के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर यादव के घर आईटी की टीम पहुंची। श्याम सुंदर की कंस्ट्रक्शन कंपनी घनाराम इंफ्रा के दफ्तर में भी छापेमारी हुई। इसके अलावा पूर्व एमएलसी के भाई बिशन सिंह यादव के घर पर भी छापा पड़ा। कई बड़े बिल्डर और कारोबारियों के घर, स्कूल, दफ्तर पर भी रेड की गई, जिसमें बिल्डर वीरेंद्र राय, राकेश बघेल, दिनेश सेठी और विजय सरावगी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इसके अलावा आनंद अग्रवाल, संजय अरोड़ा, विनोद सोनी के यहां भी छापेमारी हुई। सभी पर रुपयों के लेन देन में गड़बड़ी का आरोप लगा है। घनाराम इंफ्रा समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर यादव की कंपनी बताई जा रही है, जिसे सपा के कार्यकाल में कस्बे में बेतवा नदी पर बांध बनाने का एक बड़ा ठेका मिला था। आरोप है कि घनाराम इंफ्रा के जरिए पूर्व एमएलसी ने भ्रष्टाचार किया। बेतवा नदी पर बांध बनाने में गड़बड़ी की गई। कंपनी ने करोड़ों के कैश ट्रांजैक्शन भी किए। मकानों और प्रॉपर्टीज की कैश में खरीद बिक्री हुई है। बोगस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए काले धन को सफेद किया गया। 300 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी की हाल में ही खरीदी हुई है, ये बात भी सामने आई है। में इसी घनाराम इंफ्रा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक ठेका दिया गया था। एरस कस्बे में जो बेतवा नदी है वहाँ पर जो बांध बनाने का कस्बा ठेका वो इसी कंपनी को दिया गया था। 17 में सरकार बदली, भाजपा सरकार आई। इसके बाद वहाँ से विधायक बने जवाहरलाल राजपूत, और जवाहरलाल राजपूत ने विधायक बने तत्काल तुरंत बाद ही उस एरस डैम में धांधली की और भ्रष्टाचार की शिकायत शासन ने की। इसके बाद वहाँ का जो बांध का काम था वो रोक दिया गया है और वो तकरीबन 5 साल बीतने को आया है। वो जांच आज भी जारी है। तो फिलहाल जो पूर्व एमएलसी है श्याम सुंदर यादव, उनका काफ़ी बड़ा कारोबार है। बताया जाता है कि ठेकेदार है, बड़े बड़े ठेके लेते हैं और ये बड़े बड़े बांध बनाती है कंपनी। तो फिलहाल इस कंपनी पर ईडी की जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। जांच अभी भी जारी है। अब ये आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा कि इस आखिर ईडी की इस कार्रवाई में क्या निकलकर सामने आया, क्या दस्तावेज बरामद हुए, क्या धांधली के कोई ऐसे कागजात बरामद हुए, क्या कैश बरामद हुआ, या कहीं कोई बड़ी अनियमितताएं पकड़ी गई हैं। तो फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और श्याम सुंदर सिंह यादव पूर्व में बड़े ठेकेदार रहे हैं, अभी भी बड़े ठेकेदार हैं और इनके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी इनकी कंपनी को काम मिलता है, जिसमें एरस डैम भी था जिसकी शिकायत की गई थी शासन में भाजपा विधायक के द्वारा। उसकी जांच आज भी चल रही है और उस जांच की आज दिखाई दे रही है। ईडी की टीम तमाम ठिकानों पर पूर्व एमएलसी के छापेमारी करके फिलहाल जांच कर रही है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। झांसी में हुई छापेमारी के तार कानपुर से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर झांसी में रेड चल रही थी और इधर कानपुर के कल्याणपुर के नवशील धाम में आयकर विभाग की टीम टैक्स चोरी के सबूत खंगाल रही थी। कानपुर में रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी राकेश यादव नाम के शख्स के घर पर आयकर विभाग की 3 टीम पहुंची थी। पूछताछ हुई है। घर में मौजूद सभी दस्तावेज को अपने साथ ले गई ये टीम। राकेश यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर यादव का करीबी बताया जा रहा है, जिनका घनाराम इंफ्रा कंपनी है। में आज इनकम टैक्स की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की शुरुआत की। झांसी, जहां एक और इटावा, लखनऊ, उसके बाद कानपुर में। जिस जगह इस वक्त मैं खड़ा हूं ये A77, देखिए मकान को मैं पहले दिखाना चाहूंगा कि ये A77 ये मकान है राकेश यादव का, जिनके यहाँ इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है और 3 टीमें इनकम टैक्स की यहाँ मौजूद है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इसको क्लोज करके दिखाने की कोशिश करें कि अंदर इनकम टैक्स की टीम यहाँ पूछताछ कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी के भाई की जो कंपनी है उसमें इनका भी कुछ स्टैग है।
लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा का पूरा आदान प्रदान। इस सबको देख के पुलिस की सुरक्षा भी लगाई गई है और पुलिस यहाँ मौजूद है क्योंकि इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की भी यहाँ लगाया गया है और 3 टीम्स एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अगर सूत्रों की माने तो 300 करोड़ से ज़्यादा का ये मामला सामने आया है। अब जब ये इनकम टैक्स की जाँच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि आखिर वास्तविकता थी कितने की। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो झांसी से कानपुर तक हुई इस रेड में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। वहीं गरौठा से समाजवादी पार्टी के 2 बार के विधायक रहे दीप नारायण यादव की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। दरअसल विजिलेंस ने दीप नारायण यादव पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। दीप नारायण यादव के अकूत संपत्ति की पूरी कहानी बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक बने। दोनों बार झांसी के गरौठा से विधायक बने। 2017 के बाद से लगातार 2 बार हारे। दीप नारायण यादव खुद को ठेकेदार बताते हैं। छात्र राजनीति के बाद ठेकेदारी शुरू की। एमपी के एसपी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दरअसल विजिलेंस ने भ्रष्टाचार का दोषी मानते हुए दीप नारायण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी के मौजूदा विधायक के लगाए गए आरोप की जांच हुई तो दीप नारायण की मुश्किलें बढ़ गई। मामले की शुरुआत हुई है अप्रैल 2021 में। विजिलेंस जांच तभी शुरू हुई थी। विजिलेंस ने दीप नारायण की चल अचल संपत्ति की जांच की, जिसमें आय से 23 करोड़ 2 लाख रुपए अधिक पाए गए। जांच में दीप नारायण की कमाई 14 करोड़ 30 लाख रुपए सामने आई और खर्च 37 करोड़ 32 लाख रुपए, जिसके बाद विजिलेंस झांसी सेक्टर ने केस दर्ज करवाया था। दरअसल पूर्व एमएलए दीप नारायण यादव का विवादों से पुराना नाता रहा है। विधायक का वो हमेशा से ही विवादों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। अधिकारियों के कार्यालय में घुसकर मारपीट के भी उन पर आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा सरकारी जमीनों पर हेराफेरी कर कब्जे का आरोप भी है। मोठ तहसील के सरकारी तालाब पर कब्जे का आरोप है। किसानों की जमीन पर दबंगई से कब्जा करने का भी उनके ऊपर आरोप है। सत्ता का दुरुपयोग कर सरकारी धन की बर्बादी के भी आरोप लगे हैं इन पर। बीजेपी विधायक के आरोप पर पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन दीप नारायण सिंह यादव का यह कहना है कि जितने भी आरोप लगे हैं गलत है। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का वार और भ्रष्टाचारियों पर जांच एजेंसियों का लगातार कसता शिकंजा अवैध तरीके से अकूत संपत्ति बनाने वालों के लिए नासूर बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और अखिलेश के करीबी कहे जाने वाले झांसी के गरौठा से 2 बार विधायक रहे दीप नारायण यादव विजिलेंस के शिकंजे में फंस चुके हैं। हमें लगता है पूरे प्रदेश में एक अभियान सा चल रहा है कि 2017 के पहले जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से सरकारी खजाने की लूट की है उनके खिलाफ तमाम तरह की जांचें हो रही हैं और हमें लगता है उसी के साथ आज झांसी जनपद में जो जानकारी मिल रही है कि पूर्व विधायक के खिलाफ एफआईआर हुई है। दीप नारायण यादव के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने विधायक रहते सरकारी जमीनों पर कब्जा किया और अकूत संपत्ति बनाई, भ्रष्टाचार किया और इसी के बदौलत मून सिटी कॉलोनी बनाई। बीजेपी विधायक की शिकायत पर विजिलेंस ने पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। लगातार जनता के बीच में रहता हूँ और जनता की बात सुनना पड़ती है और जनता की शिकायतें ऊपर अपन लगातार कहता हूं और हमें लगता जिन लोगों ने 2017 के पहले ये सरकार को लूटा है, सरकारी खजाने को लूटा है, तो लाजमी है कि आज हम विधायक हैं तो हमें शिकायत करना पड़ेगी और वो जो है, लेकिन ये सरकार में निष्पक्ष तौर पर हमें लगता है न है कहीं किसी प्रकार का भेदभाव पक्षपात है, लगातार कानून का राज है। हालांकि मामले को लेकर दीप नारायण यादव का कहना है कि जितने भी आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। मून सिटी प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपया एसबीआई का लगा है और विकास प्राधिकरण ने इसकी जांच कर मून सिटी को प्रमाण पत्र भी दिया है। जेडीए ने नक्शा पास किया। जेडीए जब नक्शा पास करता है एक एक नंबर की क्वेरी करता है, विभागों सारे विभागों से एनओसी ली जाती है। कोई प्रोजेक्ट ऐसे नहीं बनता। अवैध कॉलोनी तो कोई बना सकता है, लेकिन वैध कॉलोनी के लिए आपको एक एक नंबर का सिजरे का जिक्र करना पड़ेगा। उसके ऊपर जो आप लेआउट पास कराते हैं वो किस नंबर में कौन सा लेआउट आ रहा है उसका जिक्र होता है। अगर 1 डिसमिल भी जमीन आपकी सरकारी होगी तो आप प्रोजेक्ट पास ही नहीं होगा। पहले उस जमीन के बारे में उसको चिन्हित करके उसको अलग करना पड़ेगा। तो जवाहर जी कम से कम वकील है, पढ़े लिखे हैं, थोड़ी जानकारी तो कर ले पहले पूरी, फिर आप बैंक फाइनेंस वाला इस प्रोजेक्ट में मेरा क्या लगा हुआ है,
इसमें 100 करोड़ रुपए स्टेट बैंक का लगा है। लोगों ने अपने नाम से पैसे लेकर, लोन लेकर लोगों ने मकान लिए हैं यहाँ। दीप नारायण सिंह कितनी भी सफाई दे, लेकिन विजिलेंस ने भ्रष्टाचार का दोषी मानते हुए उन पर केस दर्ज किया है। विजिलेंस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर दीप नारायण अकूत संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। आज दीप नारायण के पास तमाम सुख सुविधाएं और ऐशो आराम है। दीप नारायण के पिता दूध का कारोबार करते थे, लेकिन आज मोठ तहसील में पिता के नाम पर एक महाविद्यालय है। दीप नारायण के पास कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं। रिश्तेदारों के नाम पर गोल्डन कार, लैंड क्रूजर, ऑडी, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां हैं। आरटीओ के पास 10,000 स्क्वायर फीट के आलीशान हवेली भी रिश्तेदार के नाम पर बना रखी है। भगवंतपुरा में 70 से 80 एकड़ में मून सिटी बसाई है। झांसी ग्वालियर नेशनल हाईवे पर कई हेक्टेयर जमीन है। बबीना क्षेत्र में डीएम रियल एस्टेट कंपनी भी है। परिवार के लोग इस कंपनी में पार्टनर भी हैं। तो झांसी की छात्र राजनीति से बुंदेलखंड पर कैसे राज करने लगा दीप नारायण यादव और कैसे बन गया अवैध साम्राज्य का शहंशाह, पूरी कहानी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भ्रष्टाचार के आरोपों के दलदल में गर्दन तक फंस चुके पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव की राजनीति की शुरुआत 1986 में हुई, जब छात्र नेता के रूप में उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा। सियासत का सक्सेसफुल मॉडल है दीप नारायण यादव। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति और फिर दलगत राजनीति, सत्ताधारी दल का विधायक, सभी सुविधाओं का जमकर उपभोग किया है दीप नारायण यादव ने। झांसी से निकले दीप नारायण यादव धीरे धीरे बुंदेलखंड पर अपना वर्चस्व जमाने लगा। समाजवादी पार्टी की राजनीति का ककहरा दीप नारायण यादव को चंद्रपाल यादव ने सिखाई, लेकिन समय के साथ चंद्रपाल यादव पीछे छूट गए और दीप नारायण यादव राजनीति की सीढ़ी चढ़ता गया। झांसी की छात्र राजनीति का बड़ा नाम दीप नारायण यादव। चंद्रपाल यादव की नजर पड़ी दीप नारायण यादव पर और चंद्रपाल यादव दीप नारायण यादव को सक्रिय राजनीति मिलाए। समाजवादी पार्टी की राजनीति चंद्रपाल यादव की छाया में शुरू कर दी दीप नारायण यादव ने, लेकिन कुछ समय बाद ही गुरु गुड़ रह गया और चेला हो गया शक्कर। साल 1991 में समाजवादी युवजन सभा जिला अध्यक्ष, 1993 से 1998 तक झांसी जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे। साल 1998 में मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले दीप नारायण 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में झांसी के गरोठा सीट पर सपा से विधायक चुने गए। कहा जाता है कि इसी दौरान सरकार रहते बाहुबल के दम पर दीप नारायण ने मोरंग खदान का अवैध कारोबार शुरू कर दिया। 2012 में दीप नारायण यादव की किस्मत चमकी, दूसरी बार विधायक बना और सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। जनबल बाहुबल तो दीप नारायण यादव के पास आ ही गया था, बस अब धन की जरूरत थी। सत्ताधारी दल की दबंगई और धन की धमक भी आ गई दीप नारायण यादव के पास। अखिलेश यादव की सरकार में एरएच घाट का पूरा काम बताया जाता है दीप नारायण यादव के पास आ गया। बेतवा नदी की लाल रेत, जिसे मोरंग कहा जाता है, पूरे यूपी में बिकती थी तो सिर्फ एरएच घाट की। बताया जाता है उस दौरान दीप नारायण यादव ने करोड़ों की संपत्ति जुटा ली। 2017 में जब सरकार बदली तो दीप नारायण की मुश्किलें बढ़ गई। विजिलेंस को दीप नारायण के खिलाफ खुली जांच के आदेश दे दिए गए। 2017 में यूपी में सरकार बदली, योगी सरकार आई। 2021 में दीप नारायण यादव के खिलाफ विजिलेंस को खुली जांच करने के आदेश दिए गए। जांच के बाद विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज कर ली आय से अधिक संपत्ति की। दीप नारायण यादव को कई बार बुलाया गया, लेकिन उसकी ओर से कोई पैरवी नहीं की। लिहाजा विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार की धाराओं में दीप नारायण यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर के मुताबिक प्रथम दृष्टया दीप नारायण यादव पर आय से अधिक